हाय, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के फिर से न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण नोट्स जो आपके लिए हमने बनाए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके आने वाली परीक्षाओं में सहायक हो सकती है। पहला पॉइंट है कि तरल किसे कहते हैं, यानी तरल किसे कहते हैं, ये पॉइंट है। तो तरल किसे कहते हैं? द्रव और गैस की उनकी प्रवाह क्षमता को के कारण ही इन्हें तरल कहा जाता है। कार्बन, दूसरा पॉइंट है कार्बन नैनो ट्यूब पदार्थ जिनकी क्षमता ऐसे पदार्थ देने की है, यानी ये तत्व है या फिर धातु है जिसकी ऐसी क्षमता होती है कि यह जिनकी क्षमता ऐसे पदार्थ देने की है कि जो स्टील से तो अधिक मजबूत। पहला पॉइंट, स्टील से अधिक मजबूत, एल्यूमिनियम से भी हल्के और तांबे से अधिक चालकता हो। यानी इसमें तीनों पॉइंट अधिक है कि जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम और तांबा, ये तीनों गुण अब एक ही में ही आते हैं। क्या है नाम उसका? कार्बन नैनो ट्यूब पदार्थ। ये एक रासायनिक ठोस अभिक्रिया पदार्थ है। अब अपन पढ़े थे, आज हमारा पाठ का नाम क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या आते हैं कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती है। ये तो हमने बचपन से पढ़ता है कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। इसका नाम है ठोस, गैस और द्रव होती है। ठोस की आकृति, आयतन व द्रव्यमान भी समान ही रहता है ना। और फिर है ठोस पदार्थ की अंतराणविक दूरियां लघु होती है, यानी अंतराणविक दूरी यानी आकर्षण बल, यानी आंतरिक आकर्षण बल। जैसे कि ये छोटे छोटे बिंदु हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल क्या होता है? अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है ना। ठोस पदार्थों में अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी बहुत अधिक होता है और ये बहुत ही कम दूरी में रहता है। ठीक, कम दूरी पे रहता है। ठोस पदार्थों में विविध कणों की स्थिति निश्चित होती है। यह कण केवल अपनी स्थिति के चारों ओर दोलन करते रहते हैं। इन ठोस पदार्थों की जो कण की व्यवस्था है वो तो स्थिति रहेगी, तो कोई गैस द्रव थोड़ी है जो कि बह जाएगी, स्थिर रहती है। तो ये केवल अपने चारों ओर ही केवल अपनी स्थिति के चारों ओर ही क्या करते हैं? दोलन करते हैं। ये क्या होते हैं? असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का अर्थ होता है दबाने पर दब जाना, जैसे फोम री और कपड़े री और रबड़, प्लास्टिक, है ना ये। और कठोर तो बताइए, जो एक बार सिर पर पड़ जाए तो सीढ़ी खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर है ठोस अवस्था के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय ठोसों में बांटा गया है ना। कितने ठोस क्रिस्टलों में बांटा, लोगों को कोई दिक्कत हो रही है भी इसको सही कर देते, बांटा गया है। फिर है इसके बाद क्रिस्टलीय के अभिविकर्ण। अब क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलीय के अभिविकर्ण ठोस, परमाणु, अणु एवं आयन भी
उस आयन से मिलकर सुव्यवस्थित होते हैं, यानी आयनों से मिलकर बने होते हैं। क्रिस्टलीय दीर्घपरासी अवस्था में होते हैं। क्रिस्टलों की ठोस विशिष्ट उदाहरण है जैसे कि सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय भी होते हैं। क्रिस्टलीय में कांच, रबड़ और बहुत से प्लास्टिक के द्रव्य जब ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आते हैं। जैसे कि ठंडा कर अभी गर्म है तो गर्म में तो पिघले हुए थे, तो जब ठंडा करते जब वो ठोस अवस्था में आते हैं तो वह क्रिस्टलीय यानी धातु नहीं बनाते हैं। क्रिस्टलीय का अर्थ होता है धातु नहीं बनाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ग्रीक भाषा की क्या है? ग्रीक भाषा के अमोर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना। जिसका अर्थ क्या होता है? आकृति ही नहीं होना, इसलिए इसका नाम क्रिस्टलीय पड़ा है। क्रिस्टलीय ठोस की असमान आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस की असमान आकृति के कारण कणों से बनने वाले वह केवल लघु परासी अवस्था ही होती, कम समूह की परावस्था ही होती है। क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश से विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठ प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। आणविक ठोसों में वान डेर वाल बल लगता है, यानी आणविक ठोसों में वान डेर वाल बल लगता है, यानी आणविक, तात्विक और सहसंयोजक और आयनिक, है ना। ये चार ठोस होते क्रिस्टलीय के, है ना। अब हम किसी बारे में क्रिस्टलीय के बारे में। ये क्रिस्टलीय के 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट आणविक, दूसरा पॉइंट है आणविक, दूसरा पॉइंट है धात्विक, तीसरा पॉइंट है सहसंयोजक या नेटवर्क, तीसरा और चौथा होता है, क्या होता है चौथा? आयनिक, है ना। चौथा आयनिक होता है। अब हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे कि आयनिक ठोस में वान डेर वाल आकर्षण बल भी कहते हैं, यानी आणविक ठोस को वान डेर वाल आकर्षण बल भी कहते हैं, यह लगता है। और धात्विक ठोसों में चमक वह रंग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि धातुओं में चमक और रंग कहाँ से आता है, जैसे लोहे में काला, सिल्वर में सफ़ेद, सोने में सोनारा, चांदी में चांदी जैसा कलर। ये ऐसे अलग अलग कलर क्यों आते हैं? वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आते हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वो अब है धातुओं में क्या होती है? आद्यत वन्य एवं तन्य, आघात वदनीय और तन्य। आघात वदनीय और तन्य होता है। आघात वदनीय का अर्थ होता है कि उसको पीटने पर वह, जैसे कि मान लीजिए पदार्थ कोई इतना सा है, इसको पीटे तो ये कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा, यानी वो फैल जाता है। और कोई पदार्थ इतना है और अगर कुछ उससे खींचे तो इतना हो जाए, उसे तन्ने बोलते हैं। ठीक, आया समझ में? नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, तो मुझे भी बोल दो कि मैं आपको उसको फैलाकर दिखा सकूं। अब है इसमें
अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस में विस्तृत अनेक रूपांतर संपूर्ण क्रिस्टलीय निकट परमाणुओं के सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। इसे विशाल अणु भी कहते हैं। कि पॉइंट है कि विशाल अणु किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, अधात्विक क्रिस्टलीय, अधात्विक क्रिस्टलीय में अनेक रूपांतर के समान क्रिस्टलीय में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधों में सहसंयोजक जो थी उनमें कौन से होती है, प्रबल और दिशात्मक प्रकृति होती है। उनमें कौन सी प्रकृति होती है, प्रबल एवं दिशात्मक प्रकृति होती है। ठोस अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। ठोस अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। ठोस का संचालन नहीं करते। ठोस में विद्युत का संचालन नहीं करते क्योंकि विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत का संचालन नहीं करते क्योंकि ये विद्युत के ये चालक होते। संचालन यानी प्रवाह, संचालन नहीं करते यानी प्रवाह नहीं करते क्योंकि ये विद्युत के सुचालक हैं। यानी इसमें करंट नहीं आता। क्या ऐसे वो होते हैं ना, धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रही है या नहीं, कि ठोस में विद्युत का संचालन नहीं करती, यानी ठोस विद्युत का संचालन नहीं करती क्योंकि वो विद्युत के चालक होते हैं। बिंदुओं का समूह है ढांचा आकाशीय जालक कहलाता है। यानी जो बिंदुओं का ऐसा ढांचा होता है, ये पॉइंट आ गया कोष्टिकाओं के बारे में, यानी क्रिस्टलीय कोष्टिका। अपन क्रिस्टलीय पढ़े थे तब हम क्रिस्टलीय कोष्टिका के बारे में भी जानते हैं। यानी अपन इस पार्ट में केवल क्रिस्टलीय के बारे में ही जानेंगे। अक्रिस्टलीय के बारे में हम सीनियर क्लासों में जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, विद्युत का समुच्चय ढांचा आकाशीय जालक कहलाता है। विद्युत का समुच्चय ढांचा आकाशीय जालक कहते हैं। इसे आकाशीय जालक कहते हैं। संरचना इकाई को बेसिस तथा मोटिव कहते हैं। यह संरचना है जो ऐसी संरचना बन रही है, जो कैसी संरचना बन रही है, ऐसी संरचना बन रही है ना। और से अपन क्या कहते हैं, मोटिव या फिर बेसिक भी कह सकते हैं। इस संरचना को अपन मोटिव या बेसिक भी कह सकते हैं। मोटिव अणु, परमाणु या आयन भी हो सकती है। इसे आकाशीय जालक की क्रिस्टलीय जालक भी कहते हैं। यानी मोटिव में अणु, परमाणु, आयन होते हैं। यानी आयन होते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। इसे आकाशीय जालक को क्रिस्टलीय जालक भी कहते हैं। यानी आकाशीय जालक पूछ ले या उसकी जगह क्रिस्टलीय जालक पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही है। जैसे कि आपके घर पे दो नाम होते हैं, जैसे कि स्कूल में अलग नाम है, कि जैसे कि मान लीजिए स्कूल में आपका नाम शिवम है तो घर पे क्या नाम होगा, तो घर पे नाम अलग ही होता है ना। वैसे ही इसका आकाशीय जालक अलग है नाम, और ये आपका नाम, और दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टलीय जालक। अगर आपको प्रश्न में क्रिस्टलीय जालक के बारे में पूछे तो आप यही बताना कि क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। बिंदुओं का एक समुच्चय ढांचा होता है जिसे आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक भी कहते हैं। या और लगाना, कहीं भूल ना जाना। मोटिव को अगर आकाशीय जालक बिंदु पर रखते हैं तो इसे क्रिस्टलीय जालक प्राप्त होता है। इन जालक बिंदुओं को अपन उसमें रखते हैं, किस पे, क्रिस्टलीय जालकों पे
चालक प्राप्त होता है। इन बिंदुओं पर रखते हैं, जैसे कि ये बिंदु है, ये क्रिस्टलीय चालक है, ऐसा है ना। अगर आप इस बिंदुओं पर रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टलीय चालक प्राप्त होता है। एक क्रिस्टलीय चालक में प्रत्येक बिंदु चालक बिंदु अथवा चालक पर एक क्रिस्टल यानी एक क्रिस्टल चालक में प्रत्येक बिंदु चालक बिंदु अथवा चालक स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थल कहलाता है। स्थल कहलाता है, इधर नहीं देख रहा, स्थल कहलाता है। अब है क्रिस्टलीय चालक के प्रत्येक बिंदु का एक अवयवी निर्मित कण हो, जो एक परमाणु या आयन भी हो सकते हैं। यानी अपन कोई ऐसे नहीं कि क्रिस्टलीय चालक में केवल परमाणु ही हो, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकते हैं। यानी ये तीनों बदर हो सकते हैं, किसमें, क्रिस्टलीय चालक में हो सकते हैं। और फिर है चालक बिंदुओं की सीधी रेखा को जोड़ने पर ज्यामिति व्यक्त करते हैं। यानी क्रिस्टलीय रेखा भी बताता हूँ वापिस। जैसे मान लीजिए ये है आपकी क्या, ये आपकी क्रिस्टलीय चालक है। अब देखना इसकी क्या बोलते हैं, इसको अपन अगर सीधी रेखा में करें, पहले इधर से, ठीक, किधर से, इसमें क्या बोल रहा है कि सीधी रेखा से जोड़ने पर एक सीधी रेखा जोड़ी, एक सीधी रेखा जोड़ी, एक और जोड़ी, एक और जोड़ी, एक और जोड़ी, ये कौन सी ज्यामिति हो गई, वर्गाकार। और अगर अपन इसको ऐसे जोड़ते तो ये कौन सी हो गई, सकर्मण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। अगर अपन इसको कैसे जोड़ते, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अपन अगर इसको ऐसे जोड़ते तो क्या बनता है, ये बताओ, षष्ठ कोणीय चतुर्भुज बनता ना। वैसे ये आधार है, केवल रेखाओं से ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है। क्रिस्टलीय को संपूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविमीय चालक का केवल छोटा सा भाग आवश्यक होता है। इसे छोटे से भाग को एकक कृष्टिका भी कहते हैं। जैसे कि भी मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, है ना, मैंने अगर आपको इतने सारे पॉइंट बताए, तो अगर मैं उसकी जगह अगर केवल छोटी सी इकाई भी ले लेता, कितनी सी, केवल छोटी सी इकाई भी ले लेता, अगर मैं इसकी जगह छोटी सी इकाई भी ले लेता तो इससे ही वही पता चलता, देखो इसमें क्या बन रहा है, वर्ग, तो इसमें भी क्या बनेगा, वर्ग। तो यानी एक छोटी सी इकाई से भी पता चल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टलीय चालकों में एकक कोष्टिका की तीन किनारे, जैसे कि ए, बी और सी, यानी तीन किनारे होते, एक, है ना, एक, मैं को बताऊं, चित्र बन गया, बता रहा हूँ मैं आपको कि तीन किनारे कैसे, एक तो एक, दो और तीन, एक कोण में कितने हो गए, तीन, एक, दो और तीन, जिसे अपन ए बी द्वारा या किसी भी द्वारा बता सकते हैं ये दूसरे के अपने लंबवत हो सकते हैं अथवा नहीं। यानी ये 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी कैसे भी बन सकती है इसकी संरचनाएं।
वो डिपेंड करता है केवल उसके एक कोण पर लंबवत परस्पर किष्ट जालकों के प्रबद्ध करता है। एक कोष्ठिका में 6 पैरामीटरों द्वारा अभिलक्षित है, यानी एक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं। अब 6 पैरामीटर बोलोगे क्या, मैं तो आपको अभी 3 ही बताया है, ये बताया है ना, कि आपको बोलोगे 3 बताया कि 6 पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर तो क्या होता है पहले ये समझ लो कि जब अपन एक कोने पे अगर अपन कोई बिंदु रख रहे हैं, क्या जब अगर अपन किसी एक कोने पे अगर एक बिंदु रखते हैं तो उसके प्राप्त जो वो क्या वो उसके प्राप्त जो ये तीनों भुजाएं होती है उसे पैरामीटर कहते हैं, यानी जो उसे संबंधित रखता है, उस बिंदु से जो भाग संबंधित रखता है उसे पैरामीटर कहते हैं, है ना। उसे पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित किया गया है। जैसे कि अपने मान लीजिए इसको ए भुजा मान ली, क्या मान ली इसको अपन ने ए भुजा मान ली, ए बी है ना, ए बी सी कुछ ही मान सकते हो। तो इसमें कोण भी तो बन रहे हैं ना, कोण एक तो ए बी के मध्य बनेगा, बी सी के और ए सी के मध्य यानी कोणों का भी तो मापन होगा। तो ये 6 पैरामीटर और आपको पैरामीटर समझ में आ गया कि पैरामीटर किसे बोलते हैं और पैरामीटर में 6 क्या होते हैं। ये तो एक तो 3 और उन तीनों के मध्य बनने वाले कोण, 3 कोण बनते तो 6 हो गए। 6 पैरामीटर होते हैं। एक कोष्ठिका में विस्तृत रूप में 2 संभागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आधाय और केंद्रिक, यानी आधाय और केंद्रिक समूह में बांटा गया है। बांटा गया है। जब एक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, उसे केंद्रित एक कोष्ठिका कहते है। अब बोलोगे आप केंद्रीय एक कोष्ठिका क्या होती है। जैसे ये भुजा है, अगर इनके ये चारों कोणों के अलावा अगर इन कोणों के अलावा बिंदु और कहीं भी स्थित होता है उसे एक केंद्रित कहते हैं। एक केंद्रित को कितने भागों में बांटा गया है, एकक केंद्रित, यानी भी एकक कोष्ठिका का दूसरा पॉइंट है एकक केंद्रित। इसे 3 भागों में बांटा गया है, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये तीनों इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। ऐसी एकक कोष्ठिका जो इसके अवयवी परमाणु या अणु आयन कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होते हैं, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण परमाणु अणु या आयन कोणों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त अंतर केंद्र में होते हैं, उसे अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका, इन तीनों की परिभाषा चल रही है। पहली हो गई। दूसरी, ऐसी एकक कोष्ठिका में कोणों में उपस्थित अवयवी कोणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित कहते हैं। ऐसी एक कोष्ठिका जिन कोणों में उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों में स्थित हो, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, अंतर केंद्र पे एक तो बिंदु पे स्थित हो, है ना।
नहीं तो बिंदु पे स्थित हो तो वो तो अंतःकेंद्रित, और जो कोणों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पे स्थित हो, है ना, फलक के केंद्र पे स्थित हो, वो कहलाता है फलक केंद्रित। और जो केवल कहाँ पर हो, इन चारों कोणों के अलावा विपरीत फलकों पर स्थित हो, यानी विपरीत फलकों पर स्थित, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है या फिर आगे पीछे भी हो सकता है ना। उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहते हैं। ठीक, इसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहते। यह मूल नियमित संरचनाएं 7 किस्मों की होती है, जिसे गणिये अपने एक कोष्टिका पढ़ रहे। अब एक कोष्टिका केवल वर्गाकार समतल ऐसे नहीं होती, त्रिभुज भी नहीं होती, वर्गाकार भी नहीं होती, तो ये कैसी होती, गोला भी नहीं होता, ना फिर बेलनाकार होता है। तो फिर आप सोचोगे तो ये किस आकृति में होता है। इन आकृति को ने 7 भागों में बांटा गया है, जिसे 7 क्रिस्टलों को स्टीम भी कहते हैं। जैसे कि पहला है घनीय, त्रिसमलाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय और एक नताश तथा त्रिनताश। घनीय, अब घनीय के बारे में बोल रहे कि ये आध्याय। अच्छा, मैं आपको अध्याय के बारे में बताना ही भूल गया, क्योंकि मैं इसकी बारे में बताना आपको भूल गया। इसके लिए क्षमा करना। इसके लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि आध्या केंद्र के ऐसे अवयवी होते हैं जो केवल कोष्ठक के कोणों पर स्थित होते हैं, केवल कोष्ठक के केवल कोणों पर ही स्थित होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कैसे, कोणों पर कैसे स्थित होते हैं, कोणों पर तो यानी आप मान लीजिए कि जो कोणों के अतिरिक्त है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं ना, केंद्रित एकक कोष्टिका बोलते हैं। और जो अध्याय होता है वो केवल कोणों के बिंदुओं को ही अध्याय बोलते हैं। यानी आप केवल नाम से ही इसकी परिभाषा ही हम निकाल भी सकते हैं। इन गणित की अध्याय और अंतः केंद्र फलक केंद्र से परिभाषित है, यानी ये कोणों पर भी स्थित है। अतः केंद्र का क्या था, अतः केंद्र का था कि ये कौन सा नंबर का, अंतः केंद्र पहले नंबर का, कि इसके परमाणु के अतिरिक्त केवल केंद्र पे आमने यानी विपरीत केंद्र पे स्थित रहते हैं, केवल एक बिंदु केंद्र पर स्थित रहता है। फलक केंद्रीय ये पांचों फलकों पे स्थित होते हैं जो गणीय होते हैं। यानी अपन जब गणीय बन रहा है तो अतः भी बनेगा, अंतः भी बनेगा और आद्य भी बनेगा। गणीय के कोरों की लंबाई तीनों ही बराबर रहती है, अतः इसका कोण भी समान रहेगा, जो भी 90 डिग्री का है ना, जो भी 90 डिग्री का। इसका उदाहरण NaCl या सर लैब OCU इसका अच्छा उदाहरण है। अब बढ़ेगी द्विमलाक्ष की संभव विविधताएं आधे अंतर केंद्रित होते हैं, अंतर केंद्रित स्थित होते हैं, यानी आधे समझ गए। यानी 3 बिंदु कोने पर और अंतर केंद्रित यानी उनके केंद्र पर, अंदर के केंद्र पर स्थित रहते हैं। और 2 पॉइंट नीचे भी थे जो इस फोटो में नहीं आए, तो भी बता देता हूँ, आए ना यार, है ना। द्विसमलाक्ष
के 3 कोणों का मान 90 डिग्री का होता है। जो इसका होता है, गन्ने का होता है, वही इसी का होता है। जिस लंब बॉक्स के तीनों कोरों की लंबाई, दो कोरों की लंबाई तो समान होती है, और एक कोरों की लंबाई या ज़्यादा या कम भी हो सकती है। यानी इसमें तीनों बराबर नहीं रहते, दो की लंबाई बराबर रहती है और एक की। लेकिन इसमें एक बात तो है कि इसमें तीनों कोणों का मान एक समान ही रहता है। इसका उदाहरण है जैसे स्वेटीन, SnO2, TiO2 और CaSO4 होती है। धन्यवाद यहाँ तक के लिए धन्यवाद। राम राम।